चलिए अब क्लास की बात करते हैं। तो आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब की पूरी सीरीज चल रही है और 7 सीरीज मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया है, जहां पे हम लोग फ्रेजल वर्ब को बहुत ही यूनिक तरीके से सीख रहे हैं। और हमने 7 वीडियोज में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब करे, उनके एप्लीकेशन करा, फिल इन द ब्लैंक्स करा, प्रीवियस फ्रेजल वर्ब को हमने रिवीजन भी किया। आज हम लोग 8 नंबर वीडियोस को देखेंगे, जहां हम लोग कॉल फॉर, गेट इट, गिव ऑफ, गो आफ्टर, गो ओवरबोर्ड, लुक अप, पुट टू और रैप अप के जितने भी अलग अलग सेंस है, मीनिंग है, इन सब को पढ़ेंगे और इनके यूज को देखेंगे। और ये 8वां नंबर वीडियो है। ये देखने के बाद 9th नंबर वीडियो जो लॉन्च होगी वो जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो फ्रेजल वर्ब आप सीखने वाले हैं 9th नंबर वीडियो में हम ये देखेंगे कि वहाँ आए हुए क्वेश्चंस पे ये फ्रेजल वर्ब को कैसे हमको समझ के यूज करना है और किस टेंस में यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज है फ्रेजल वर्ब, जहां पे हम जितने भी फ्रेजल वर्ब है इनके डेफिनेशन, मीनिंग, यूजेस और कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनके इलास्ट्रेशंस के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है स्टार्ट करते हैं कॉल फॉर। अब ये क्या है कॉल फॉर, चलिए देखते हैं। कॉल फॉर, देखिए कॉल फॉर, कॉल फॉर, कॉल फॉर, अलग अलग सेंस में, अलग अलग सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो होता है वो काफी अलग सा होता है। सबसे पहला जो कॉल फॉर है ये आप देखिए, या पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो दो सहेलियां जो हैं आपस में आप बातें कर रही हैं। क्या मतलब होता है कि व्हेन यू कॉल फॉर पीपल, जब आप कॉल फॉर पीपल या व्हेन यू कॉल फॉर अ पार्सल या व्हेन यू कॉल फॉर पीपल, इसका मतलब ये होता है जब आप कॉल फॉर पीपल होते हैं। कभी कभी होता है ना आपके साथ कि आप बैठे हुए हैं और अचानक आप दोस्त को फ़ोन करते हैं कि यार मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, चलो आज यार मोमो खाने चलते हैं, या चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, बाइक पे राइड पे लॉन्ग राइड पे निकलते हैं। तो एक्चुअली आप कॉल फॉर कर रहे हैं। तो कॉल फॉर का एक्चुअल जो मीनिंग होता है टू विजिट समवन, टू विजिट योर फ्रेंड, वहाँ पे जाना। और पर्पज़ ये होता है कि वहाँ जाना, उसे अपने साथ लेना और फिर साथ लेके कहीं पे घूमने निकल जाना। ये एक्चुअली कॉल फॉर का मतलब होता है। सिंपली कहें तो टू विजिट योर फ्रेंड, टू विजिट वन ऑफ योर रिलेटिव्स, ठीक है। जैसे कि व्हेन यू कॉल फॉर अ पार्सल, पैकेज एटसेट्रा, यू गो टू गेट इट एट द प्लेस वेयर इट हैज बीन डिलीवर्ड एंड इज वेटिंग फॉर यू। आप लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से बहुत सारे सामानों का ऑर्डर करते हैं और कभी कभी जो है अमेजन वाले, फ्लिपकार्ट वाले आपको फ़ोन करते हैं कि सर आपका पार्सल आ गया है, हम लोग यहाँ पे हैं। तो क्या करते हैं, आप घर से निकलते हैं और आप वहाँ जाते हैं जहाँ आपका पैकेज जो है डिलीवर होने वाला है, और जहाँ पे कुरियर वाला, अमेजन या फ्लिपकार्ट जो कुरियर वाला है वो आपका वेट कर रहा होता है कि आप वहाँ से अपना सामान जो है डिलीवरी ले लें। इसे कहते हैं कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ की डिलीवरी लेने के लिए वहाँ जाना, to get the delivery of your package, parcel or anything where someone is waiting for you, or to visit your friend so that you take him or her with you to go somewhere। जैसे कि यहाँ मिलने आ गए, बातें कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉल फॉर करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ काबिल अकाडमी के द्वारा दिए गए फ्रेजल वर्ब के वीडियोज़ में खास बात ये है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना, ये बड़े ही यूनिक हैं। ऐसे एग्जाम्पल पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये एग्जाम्पल ऐसे है कि पूरा चीज क्लियर हो जाता है। देखिए, आई विल कॉल फॉर यू, यहाँ पे विल है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। आई विल कॉल फॉर यू एट 7, यानी मैं तुमसे 7 बजे मिलने आऊंगा या मिलने आऊंगी। एंड देन वी विल टेक अ टैक्सी टू द कॉन्सर्ट, और जो संगीत का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बाद हम तुम्हारे साथ संगीत देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉल फॉर का मतलब होता है टू विजिट। क्या मतलब होता है, टू विजिट करना, मिलने जाना। योर पैकेज विल बी केप्ट एट द पोस्ट ऑफिस, आपका जो पैकेज है वो पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ रहेगा अनटिल यू कॉल फॉर इट, जब तक कि आप इसे लेने ना आ जाए। यहां पे कॉल फॉर का मतलब होता है रिसीव्ड। क्या मतलब होता है, यहां पे मतलब होता है रिसीव्ड। तो पोस्ट ऑफिस क्या बोला कि जब तक आप इसे लेने नहीं आते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू कॉल फॉर योर पैकेज, योर पैकेज विल बी कीप्ड एट द पोस्ट ऑफिस। आपका दोस्त भी कहता है तुम्हारा सामान मेरे पास है, हाँ मेरे पास ही रखा रहेगा जब तक कि तुम लेने नहीं आता है, यानी जब आप जाएंगे आपको आपका सामान मिल जाएगा। तो ये होता है कॉल फॉर। तो आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और कॉल फॉर है, व्हेन पीपल कॉल फॉर एन एक्शन दे से दैट द एक्शन इज नीडेड, व्हेन पीपल कॉल फॉर अ क्वालिटी दे से द क्वालिटी इज नीडेड, ठीक है। आपने स्पेशल 26 का सीन तो देखा होगा, स्पेशल 26 जिसमें अक्षय कुमार है, अनुपम खेर है, बहुत ही शानदार मूवी है जो सीबीआई डुप्लीकेट फेक सीबीआई रेड के ऊपर है, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो रेड करते थे कि सामने वाले को एहसास ही ना हो कि वो नकली सीबीआई है। कॉल फॉर का मतलब होता है कि जब आप ये कहते हैं कि नहीं अब वक्त आ गया है, अब तो कुछ ना कुछ
फैसला करना होगा, कुछ ना कुछ कदम हमको उठाना ही होगा इसे ठीक करने के लिए। बहुत दिनों से गड़बड़ी चल रही है, अब इसके लिए कदम उठाने की जरूरत आ चुकी है, कड़े कदम उठाने होंगे। यानी जब एक्शन लेने का समय आ जाता है और जब एक्शन लेने जाते हैं, दैट मीन्स यू कॉल फॉर एन एक्शन बिकॉज अ स्पेसिफिक सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। कोई सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और अब समय आ गया है कि अब उसे ठीक करने के लिए आप कोई कदम उठाएं। या कोई क्वालिटी है, आपका कोई दुकान है, आप कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सामान जो है मार्केट में उसकी बदनामी हो रही है उसकी क्वालिटी के लिए। मान लीजिए घी, किसी कंपनी का घी है ना, और लोग उसके क्वालिटी के बारे में फीडबैक नेगेटिव दे रहे हैं, तो अब समय आ गया है, यू कॉल फॉर अ क्वालिटी, कि अब क्वालिटी को ठीक करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा सामान बाजार से आउट हो जाएगा, बिकेगा नहीं। तो कॉल फॉर का मतलब होता है टू कॉल फॉर एन एक्शन, यानी नाउ इट इज राइट टाइम टू टेक कंक्रीट स्टेप, कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, करप्शन काफ़ी बढ़ गया है, तो सीबीआई का समय दे, सीबीआई कॉल्स फॉर एन एक्शन, है ना, सीबीआई कॉल्स फॉर एन एक्शन, यानी सीबीआई ने कदम उठाने का फैसला ले लिया है। अभी सुन रहे हैं भारत में बहुत सारे रेड्स हो रहे हैं, सीबीआई कॉल्स फॉर एन एक्शन टू रेड एवरी ऑपोजिशन लीडर्स, ठीक है। आफ्टर द प्रेसिडेंट वॉन द इलेक्शन विथ 99% ऑफ द वोट, द ऑपोजिशन पार्टी कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। राष्ट्रपति 99% वोट से जीते हैं, जो कि ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता है। 99% वोट किसी को मिलना यानी बहुत बड़ा करप्शन हो सकता है वोटिंग सिस्टम में। इसलिए जो अपोजिशन है, जो विपक्षी दल है, उन्होंने एक जांच की मांग की है। आजकल भारत में सब कोई कुछ ना कुछ चीज़ की मांग कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी मांग जो है वो जांच करने की है, करप्शन की जांच करने की। ये जो अब जांच की जो मांग कर रहे हैं ना, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉल्ड फॉर। उसके बाद लिखिए कॉल्ड फॉर व्हाट, कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। टीचिंग स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन इज नॉट ईजी। विशेष बच्चों को, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ाना आसान नहीं है। इट कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंस। उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। यानी यहाँ कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांड्स। क्या मतलब होता है? डिमांड्स। इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। ये बहुत ज़्यादा धैर्य मांगता है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि कॉल फॉर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को, तो हम लोग अगले वाले में चलते हैं। कॉल फॉर, when people say that a plan, recipe, formula, situation, etc. calls for a substance or object, they mean that substance or object is appropriate or required. आपने फिल्मों में बहुत सारा ऐसा सीन देखा होगा जहाँ पे पुलिस किसी षड्यंत्र को, किसी केस को, मर्डर केस को सुलझा नहीं पाती है और वहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कहते हैं कि अब समय आ गया है, हाँ, कि मेजर विक्रम को अब बुलाया जाए, है ना, या एसीपी दिव्यांश को बुलाया जाए, वही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप ये बात कहते हैं कि भाई इस केस को सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ज़रूरत है, दैट मीन्स यू कॉल फॉर हिम या कॉल फॉर हर। या किसी रेसिपी की आप बात कर लीजिए, आप कोई रेसिपी बना रहे हैं और उस रेसिपी के लिए मान लीजिए कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बिना चीज़ें नहीं बनेंगी। या मान लीजिए कि आपको प्याज चाहिए जो बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है उस रेसिपी का, या अंडा चाहिए, अंडा के बिना वो रेसिपी नहीं बनेगी। देन यू कॉल फॉर एन एग। आपको अंडा चाहिए, आपको अंडे की ज़रूरत होती है। तो इसका यहाँ कॉल फॉर का सीधा मतलब होता है किसी भी प्लान के लिए, रेसिपी के लिए, ठीक है, किसी फॉर्मूले के लिए या सिचुएशन के लिए, जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है तो आप उसकी डिमांड करते हैं, कॉल फॉर करते हैं। दिस रेसिपी कॉल फॉर 4 एग। ये जो रेसिपी बनने जा रही है इसके लिए 4 अंडों की ज़रूरत है। मैंने इट रिक्वायर्स, यहाँ पे कॉल फॉर का क्या मतलब हो जाएगा बच्चों? यहाँ मतलब हो जाएगा रिक्वायर्स, यानी कि ज़रूरत है। बट आई ऑलवेज पुट 5 इन, लेकिन मैं हमेशा 5 डालती हूँ या डालता हूँ। तो यहाँ पे कॉल फॉर का मतलब हो गया कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ 4 एग टू मेक दिस स्पेशल रेसिपी। माई वाइफ जस्ट गॉट अ बिग रेज। रेज का मतलब होता है पेमेंट बढ़ना, एंड अ प्रमोशन। तो मेरी पत्नी को पेमेंट बढ़ा है, उन्हें प्रमोशन भी मिला है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, यानी कि तो भाई इतना खुशी की बात है तो भाई सेलिब्रेशन तो बनता है। तो जब ये कहते हैं ना, अरे भाई तुमने नया कार लिया है यार, पार्टी तो बनती है। ये जब कहते हैं ना पार्टी तो बनती है, सेलिब्रेशन तो बनता है, इसमें इसी को अंग्रेजी में स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं
दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, यानी कि उस सिचुएशन की वो डिमांड है, आपको पूरी करनी होगी। तो ये था कॉल फॉर, और कॉल फॉर का मैंने अलग अलग पिक्चर दिया, इसके मीनिंग को समझाया, यूनिक सेंटेंसेस दिए ताकि एक बार में चीज़ें क्लियर हो जाए। कोई आलतू फालतू सेंटेंस यहाँ मैंने नहीं दिया, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस दिया है। चलिए आगे देखते हैं। गेट इट, अगला वर्ड है गेट इट। क्या है गेट इट? व्हेन पीपल गेट एट समथिंग दे ट्राई टू मेक अ पॉइंट और एक्सप्रेस एन ओपिनियन, परहैप्स विद डिफिकल्टी और परहैप्स इनडायरेक्टली, बिकॉज दे नो द पर्सन लिसनिंग विल नॉट लाइक व्हाट ही और शी इज हियरिंग। देखिए, गेट एट का मतलब होता है जब आप कोई अपना किसी भी सिचुएशन में आप कोई अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं, आपके कोई व्यक्तिगत विचार है और वो व्यक्तिगत विचार जो है आप उस सिचुएशन में जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन्हें आप देना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि जो व्यक्ति आपके विचार को सुनेगा वो शायद उसे पसंद ना करे, आपको ये पता है, फिर भी आप अपने पॉइंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गेट एट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अपने पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रही है, मे बी शी डजंट लाइक इट। जैसे देखिए, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम क्या कह रही हो या कह रहे हो। अबाउट माई मदर कमिंग टू लीव इन आवर स्पेयर बेडरूम, हमारे पास जो एक खाली बेडरूम है वहाँ मेरी माँ रहने आ रही है, तो तुम आखिर क्या कह रही हो? What are you getting at, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आपने 3 इडियट देखा है फिल्म आपने? तो 3 इडियट फिल्म में आमिर खान को वो जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था टीचर, वो क्या कहता है? आखिर कहना क्या चाहते हो? तो ये जो बात है ना, मतलब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? What are you getting at? अगर मुझे उस हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी करना हो जो 3 इडियट बोला गया कि आखिर कहना क्या चाहते हो, तो उसे हम कहेंगे व्हाट आर यू गेटिंग एट, यानी अपने ओपिनियन को देना। और उसके आमिर खान के ओपिनियन को सर ने नहीं माना है ना, क्योंकि उसे पता है कि उसे पसंद नहीं आएगा, तो इसे कहते हैं गेट एट। व्हाट आई एम गेटिंग एट इज दैट आई थिंक योर मदर शुड लिव विथ योर सिस्टर एंड नॉट अस। व्हाट आई एम गेटिंग एट मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ जो है तुम्हारी बहन के साथ रहना चाहिए, बल्कि हमारे साथ नहीं। तो एक नेगेटिव बात वो बोल रहा है, सामने वाला पसंद नहीं भी कर सकता है। तो यानी कि टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, इसका क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपने विचारों को देना, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि सामने वाला व्यक्ति उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। गिव ऑफ। गिव ऑफ क्या है? आपने काफ़ी बार देखा होगा कोई चमकीली सी चीज़ रात को क्या होती है, जैसे ही लाइट चली जाती है वो जलना शुरू कर देती है, यानी उस सब्सटेंस से लाइट निकलना शुरू हो जाता है। या कोई चीज़ होती है जहाँ से गर्मी काफ़ी दूर तक, जैसे हीटर, आप हीटर ऑन कर दें उसकी गर्मी जो है पूरे कमरे में फैल जाती है, तो वो क्या करती है? वो गर्मी फैलाती है, गिव ऑफ करती है। कोई बल्ब है वो क्या देती है? लाइट को गिव ऑफ करती है, मैं लाइट को चारों ओर फैला देती है, दैट इज गिव ऑफ। व्हेन अ सब्सटेंस, प्रोसेस और ऑब्जेक्ट गिव्स ऑफ हीट, लाइट, गैस, स्मोक, साउंड और ऑर्डर इनटू द एयर, इट प्रोड्यूसेस, इट रिलीजेस इनटू द एयर। जैसे कि घर में हम लोग जो डीओ वगैरह यूज़ करते हैं, जो एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं? उसके बटन को दबाते हैं, जैसे उसके बटन को पुश करते हैं तो वो जो एयर फ्रेशनर क्या करता है, पूरे घर में जो है सुगंध फैला देता है। तो ये जो सुगंध फैला देना हो जो होता है उसे क्या कहते हैं? गिव्स ऑफ। इट गिव्स ऑफ परफ्यूम्स और ऑर्डर इन द रूम, कमरे में चारों ओर फैला देता है। तो इसी जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो फैक्ट्री है यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो ये क्या गिव ऑफ कर रहा है? स्मोक। धुआं जो है चारों ओर फैला रहा है, तो ये जो चारों ओर फैलाना हुआ या निकालना हुआ इसे गिव ऑफ कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बी केयरफुल, सावधान रहो, दिस केमिकल गिव्स अप, ये जो रसायन है इसमें से निकलता है, क्या निकलता है? अ टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस निकलती है। इफ इट कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट विद वाटर, अगर ये पानी के साथ कॉन्टेक्ट में आया है ना, तो इससे जहरीली गैस निकलेगी, इसलिए क्या रहो? सावधान रहो। यानी कि वो जो केमिकल है वो क्या गिव अप करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? वो टॉक्सिक गैस जो है हवा में फैला देता है। फ्लोरोसेंट बल्ब जो होता है गिव ऑफ मच लेस हीट देन इनकैंडेसेंट बल्ब। जो इनकैंडेसेंट जो बल्ब होती है, जो पहले जो वो जो वार्म लाइट, थोड़ी सी मतलब ब्राउन टाइप की लाइट देती थी, वहाँ से लाइट भी निकलती थी
और गर्मी भी बहुत ज़्यादा निकलती थी। लेकिन अब के जो एलईडी जो बल्ब आते हैं, हाँ, जो कि वाइट लाइट निकलते हैं, इससे लाइट भी ज़्यादा निकलती है और हीट काफ़ी कम निकलता है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया गिव ऑफ, यहाँ हो गया गिव्स ऑफ। दोनों का मतलब है कि टू स्प्रेड करना, टू गिव आउट into the air something light, heat, smoke, gas, whatever it is, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर देखते हैं गो आफ्टर। अब गो आफ्टर क्या, आपने टॉम एंड जेरी का ये मशहूर तो किसी ने नहीं देखा है, लोगों का बचपन गुजर गया टॉम एंड जेरी देखते देखते। तो यहाँ पे टॉम एंड जेरी क्या है, एक दूसरे के पीछे जो है भागते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, है कि नहीं। अब पुलिस मैन, तो गो आफ्टर का मतलब होता है किसी को चेस करना, खुद दौड़कर फिजिकली, ठीक है, और अटैक पीपल, या किसी पे हमला कर देना। ठीक है, तो यू गो आफ्टर देम, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे पुलिस गो आफ्टर थीव्स, पुलिस हमेशा चोरों का पीछा करती है या उसे पकड़ती है। ठीक है, अ पुलिस मैन सॉ हिम स्टीलिंग द कार, पुलिस मैन ने इसे कार चोरी करते हुए देखा एंड वेंट आफ्टर हिम, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसलिए हमारा जो गो है वो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो पुलिसमैन ने जब उसे कार को चोरी करते हुए देखा, पुलिस उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। ठीक है, कैप्टन मॉर्गन वाज ऑर्डर्ड टू गो आफ्टर द एनिमी सोल्जर, कैप्टन मॉर्गन को जो दुश्मन सैनिक है उन पे आक्रमण करने के लिए, उनको क्या मिला, आदेश मिला। टू के बाद मैंने बताया हर एक वीडियो में कि टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसे इन्फिनिटिव वर्ब हम लोग कहते हैं। आई होप गो आफ्टर क्लियर हो गया। पर दो गो आफ्टर और भी हैं, अब इनका क्या मतलब है, चलिए वो देख लेते हैं इनका मतलब। ठीक है, देखो आप, व्हेन लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल ट्राई टू प्रोसिक्यूट पीपल थ्रू अ लीगल प्रोसीजर दे गो आफ्टर देम। क्या कह रहे हैं, यानी कानून का पालन करने वाला, कानून का रक्षा करने वाला जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, जब वो क्या करता है, ट्राई टू प्रोसिक्यूट हुम पीपल थ्रू अ लीगल प्रोसीजर दे गो आफ्टर देम। अभी देखिए भारत में ईडी का छापा पड़ रहा है, जब ईडी का छापा पड़ेगा, और जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में भी छापे पड़े हैं और लोग घर से जो है करोड़ों रुपए निकले हैं, सोने की बरामदगी हुई है, बहुत सारे संपत्ति वगैरह जब्त हुआ है। तो इसके बेसिस पे अब ईडी में जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो क्या करेगा, जिसके घर ये मिला है उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करेगा और उसमें कोर्ट में ये इल्ज़ाम साबित करेगा और उसको क्या करेगा, उसको प्रोसिक्यूट करेगा, मतलब उसको सज़ा दिलाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। इसको सज़ा हुई है, इसको प्रोसिक्यूट किया गया है, सज़ा साबित हुई है, अब ये कहाँ पे है, जेल में है कि नहीं। इसे कहते हैं गो आफ्टर, यानी किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसको प्रोसिक्यूट करना। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स आर नाउ गोइंग आफ्टर द टॉप ड्रग डीलर। जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स है वो क्या कर रहे हैं, जो टॉप ड्रग डीलर हैं, जो ड्रग का काम करते हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं, मतलब उन पे कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। द सेनेटर इंट्रोड्यूस्ड अ बिल डिजाइन टू गो आफ्टर डेड बीट डैड्स। ठीक है, यहाँ भी दिया है, सेनेटर ने जो है क्या एक बिल डिजाइन किया है, यानी कि प्रोसिक्यूट करने के जो डेड बीट जो डैड्स हैं, ठीक है, उसके पीछे करने के लिए। नेक्स्ट है गो आफ्टर। गो आफ्टर क्या है, और एक गो आफ्टर है, when a business tries to increase its profits by trying to increase its market share or its number of customers, it goes after them। देखिए आजकल अब तो पूजा का सीजन आ रहा है, अब लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे कि जो मार्केट का वो हिस्सा जो अभी तक अनछुआ है, ठीक है, वहाँ भी बहुत सारे कस्टमर बेस हैं, तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके कस्टमर बेस को, ग्राहक की संख्या को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे बिजनेस में जुड़ सके, हमारे यहाँ से खरीदे, यानी भीड़ बढ़े। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ है द टोबैको कंपनी डिनाइड गोइंग आफ्टर द टीनेज मार्केट, यानी जो टोबैको बनाने वाली जो कंपनी है उसने टीनेज मार्केट को अपना कस्टमर बनाने से इनकार कर दिया है। मतलब दे आर नॉट गोइंग आफ्टर द टीनेज मार्केट, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र जो है 20 साल से कम है, यानी 19 साल तक, 18, 16, 17, ये सब टीनेज है, माने उन्होंने इसे अपना कस्टमर बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये गलत बात है कि नहीं। यानी कस्टमर को जो है अपनी ओर आकर्षित करना किसी न किसी प्लान से, किसी न किसी प्रपोजल से, है कि नहीं। द CEO said he wanted to go after new customers
इन चाइना। अब जैसे कि CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ने कहा है कि जो चाइना में जो नए कस्टमर है अब वो उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गो आफ्टर का मतलब होता है टू इंक्रीज द कस्टमर बेस, ओके, बाय हुक और बाय क्रूक। किसी भी तरीके से अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना, नए नए तरीके से लॉन्च कर देना, है कि नहीं। जैसे कि दुकानों में देखते होंगे किड्स सेक्शन होता है। किड्स सेक्शन क्यों होता है? क्योंकि देखिए मेल फीमेल एडल्ट तो आते ही हैं, लेकिन किड्स भी जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है लोगों के लिए, जो फैशन के लिए, कपड़े के व्यापार के लिए। तो वो किड्स का अलग जोन रखते हैं जहाँ लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, हर उम्र के बच्चे, 0 से लेके हाँ जितने ही बच्चे हैं उन सब के लिए, हर उम्र के बच्चों के लिए हर तरह की फैशनेबल ड्रेस वहाँ उपलब्ध होता है कि ये जो कस्टमर है ये छूट ना जाए, है कि नहीं। इसलिए उन्हें क्या करते हैं, उन्हें अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गो आफ्टर और एक है व्हेन यू गो आफ्टर समथिंग यू ट्राई टू ऑब्टेन इट इवन दो इट मे बी डिफिकल्ट टू डू। जब मतलब किसी चीज के पीछे पड़ जाना, जैसे कि अभी SSC CGL 2022 की नोटिफिकेशन आ गई, बैंक की एग्जाम आ रही है, SBI क्लर्क आ गया है, डिफिकल्ट है, चीजें आसान तो नहीं है ना। लाखों की भीड़ में कुछ हजार, 5-6 हजार जो है उनकी नौकरी होगी, लाखों लोग अप्लाई करेंगे SSC CGL 2022 में और 20,000 की ही नौकरी होगी, डिफिकल्ट है, आपको साबित करना होगा। यानी जब आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं और आपको पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसे प्राप्त करने की आप कोशिश करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं गो आफ्टर। ठीक है, उसे पाने की कोशिश करते हैं। सोफिया वेंट आफ्टर अ डिग्री इन अकाउंटिंग। सोफिया जो है अकाउंटिंग में डिग्री प्राप्त करना चाहती है। टोड ट्रेन फॉर अ ईयर बिफोर गोइंग आफ्टर द रिकॉर्ड इन द 100 यार्ड डैश। 100 यार्ड डैश में रिकॉर्ड करने के लिए टोड ने 1 साल की मेहनत की है, 1 साल के लिए ट्रेनिंग ली है, उसके बाद वो इसको अचीव करने जा रहा है, उसको प्राप्त करने जा रहा है। नीरज चोपड़ा आपको पता ही है, ओलंपिक में उन्होंने कितना शानदार परफॉर्मेंस किया है, जो एशिया जो और जो स्पोर्ट्स हुए हैं वहाँ भी कॉमनवेल्थ गेम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसके लिए तो सालों की मेहनत है, इसके पीछे सालों की ट्रेनिंग है, शिद्दत है, लगन है, संकल्प है, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे है गो ओवरबोर्ड। अब ये गो ओवरबोर्ड जो है ना, ये क्या है, आजकल बहुत सारे रील्स वगैरह बनते हैं, इंस्टाग्राम बहुत कुछ देखते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, बस वो रील्स में ही एक्सरसाइज करते हैं और वाकई में कुछ वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा शो अप करने के लिए और बहुत जल्दी बॉडी बनाने के लिए आप हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर जाते हैं। यानी जितनी भूख है उतना ही खाइए। अगर आप भूख से ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपकी तबीयत बिगड़ेगी और आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी और आप बीमार हो जाएंगे। तो जब आप हद से ज़्यादा कोई चीज़ कर देते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं, उसे कहते हैं गो ओवरबोर्ड। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। आप किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जो आपका नेगेटिव रिजल्ट दे देता है, यानी उतना ही कीजिए जितने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू, एक्सरसाइज आपके लिए तो अच्छा है, बट डोंट गो ओवरबोर्ड, लेकिन इसे ज़्यादा मत करें। इफ़ यू डू टू मच एट फर्स्ट, आप शुरू में ही अगर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, यू कुड हर्ट योर सेल्फ, आपको चोट लग सकती है। आप एक दिन जिम गए और 9 घंटे आपने जिम किया और आईने में खड़े होकर देख रहे हैं कि आपका बॉडी बना कि नहीं, कभी नहीं बनेगा। आप 1 घंटे जिम कीजिए, लेकिन रोज़ कीजिए, रेगुलर कीजिए, एक ना एक दिन आप अच्छे शेप में आप अपने आप को देखने लगेंगे। तो उसमें समय लगता है, पेशेंस चाहिए। डोंट गो ओवरबोर्ड, ठीक है, हद से ज़्यादा चीज़ों को मत कीजिए। ठीक है। I asked the stylist to cut my hair a little shorter, but now I am almost bald. She really went. मैंने अपने स्टाइलिस्ट को बोला था कि मेरे बालों को थोड़ा छोटा काट दो, वो छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि वो टकला ही हो गया, यानी कि गो ओवरबोर्ड, है ना। शी रियली वेंट ओवरबोर्ड। तो जो स्टाइलिस्ट थी उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अब यहाँ देखिए इतना एक्सरसाइज हो गया है कि दोनों जो है बीमार हो गए हैं, इसके घुटने में जो है चोट लग गई है, ये थक गया है कि नहीं। तो ये होता है हद से ज़्यादा किसी चीज़ को कर देना। तो आई होप गो ओवरबोर्ड क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं लुकअप। देखिए लुकअप यहाँ 3 दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। पहले लुकअप में आप क्या देख रहे हैं, डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढना, यानी कि लुकअप का मतलब होता है सर्च फॉर अ वर्ड इन द डिक्शनरी। ठीक है। दूसरा लुकअप होता है भीड़ में, जब आप किसी को ढूंढ रहे होते हैं, आप किसी को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि सर्च करना, हाँ, ट्राई टू फाइंड आउट। लुकअप का मतलब ये भी होता है कि पहले कोई सिचुएशन खराब थी, लेकिन अब वो क्या हो गई है, पहले से बेटर हो गई है कि नहीं। इसे भी कहते हैं लुकअप। देखिए लुकअप क्या है, व्हेन यू गेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी रेफरेंस बुक से,
या किसी वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढना या टेलीफोन डायरेक्टरी से टेलीफोन नंबर किसी का निकालना, तो इसका मतलब आप वो लुकअप करते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, है ना। लुक द वर्ड अप इन अ डिक्शनरी, इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढो, तो आप लुकअप करते हैं, है ना। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लुक द न्यू वर्ड्स अप इन डिक्शनरी। टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि जो नया वर्ड है इसे आप कहाँ ढूंढिए, डिक्शनरी में खोज के निकालिए, है ना। और लुकअप है व्हेन यू लोकेट एंड विजिट पीपल यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम यू लुक देम अप। जब आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और उसे आप लोकेट करते हैं या उसको मिलने के लिए जाते हैं, उसे क्योंकि उससे आपने काफ़ी लंबे समय से आपने उससे मुलाकात नहीं की, तो जब काफ़ी लंबे समय से आप उनसे मुलाकात नहीं किए हैं और काफ़ी सालों के बाद आप उसको ढूंढते हैं कि आखिर वो बंदा है कहाँ। जैसे कि 3 इडियट में, फिर से वही एग्जाम्पल, 3 इडियट में जो है रणछोड़ दास से दोनों दोस्त जो होते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, और जब बहुत सालों के बाद जब उसे कोई सुराग मिलता है तो वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं कि आखिर ये रणछोड़ दास है कहाँ पे, है कि नहीं, कहाँ पे है। तो यानी आप उसको लुकअप करते हैं, उसको सर्च करते हैं, लोकेट करते हैं कि आखिर वो कहाँ है ना। तो आई वॉज इन डलास ऑन बिजनेस एंड आई लुक्ड अप डैन जोन्स माई ओल्ड कलीग रूममेट। मतलब मैं बिजनेस के सिलसिले में डेलास गया था और मैंने वहाँ पे डैन जोन्स को लोकेट किया, उसे मिला, जो मेरा क्या था, कॉलेज का रूममेट था। हम लोग साथ में एक ही रूम में हमने कॉलेज गुजारा। इफ़ यू आर एवर इन माई टाउन लुक मी अप, अगर तुम कभी भी मेरे शहर आते हो तो मुझसे ज़रूर मिलने आना, यानी मुझे लोकेट करना और मुझको विजिट करना, ठीक है। थर्ड लुकअप है, मैंने कहा व्हेन अ सिचुएशन इज लुकिंग अप और स्टार्टिंग टू लुक अप इट इज इंप्रूविंग। व्हेन अ सिचुएशन इज लुकिंग अप स्टार्टिंग टू लुकिंग, यानी कोई सिचुएशन जब लुकिंग अप हो रहा है, इसका मतलब वो सिचुएशन पहले खराब थी और अब वो बेहतर हो रही है। जैसे जोरों की बारिश हो रही है और चारों तरफ बाढ़ आ गया है, और अगर बाढ़ इससे ज़्यादा बढ़ी तो चारों तरफ नुकसान हो जाएगा, घर के घर जो है दह जाएंगे। लेकिन बारिश अचानक से रुक गई, और जैसे ही बारिश अचानक से रुक गई, बाढ़ का लेवल जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब द सिचुएशन इज लुकिंग अप, द सिचुएशन ऑफ फ्लड इज लुकिंग अप, यानी बाढ़ जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, सिचुएशन बेटर हो रही है। आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि अब परिस्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो जो बेहतर है बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं है, वो लुकअप के बारे में बोल रहे हैं आप। देखिए, बिजनेस वॉज प्रीटी बैड फॉर अ वाइल, बिजनेस जो धंधा था कुछ समय के लिए बहुत खराब था, बट थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, लेकिन अब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं। तो यहाँ लुकअप का मतलब होता है कि चीज़ें पहले ख़राब थी, सिचुएशन परिस्थिति पहले ख़राब थी, अब वो काफ़ी बेहतर हो रही है। आई एम मच हैप्पियर देन आई वॉज लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले मैं अब ज़्यादा खुश हूँ। थिंग्स आर लुकिंग अप, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लास्ट ईयर काफ़ी चीज़ें ख़राब थी, अब बेहतर हो रही है। आपने डिस्कवरी में एक शो आता है, आपने देखा होगा, गोल्ड रश, बहुत बढ़िया शो है, आप सबको देखना चाहिए, खासकर वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शो है जो ये दिखाता है कि परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, सिचुएशन कितना भी बैड क्यों ना हो, अगर आप में लगन है, संकल्प है, साहस है, अगर आप में धैर्य है और आप मेहनत करना जानते हैं, लगातार करना जानते हैं, चाहे परिस्थिति या आपको कितना भी नीचे गिराना चाहे, अंत में सफलता आपको ही मिलती है। तो वहीं पे जिनका पिछला साल बहुत खराब हुआ था, गोल्ड नहीं निकाल पाए, वो इस साल सबसे बेहतर कर रहे हैं। ये नहीं कि लास्ट ईयर खराब हुआ तो अब घर में चुपचाप रो रहे हैं, बैठ गए कि अब मैं कभी भी गोल्ड माइनिंग नहीं करूंगा। वो हर साल करते हैं और हर साल अपने आप को साबित करके बेहतर गोल्ड निकाल पाते हैं। तो दैट इज लुकअप। आगे है पुट टू, देखते हैं पुट टू क्या। देखिए यहाँ 3 सिचुएशंस दिए हुए हैं, है ना। 3 सिचुएशन में पहला जो पुट टू है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, आप किसी के साथ क्या हो जाता है, बहस हो जाना, किसी को कन्फ्रंट करना, विरोध करना, बहुत ही हार्श लैंग्वेज में, यानी तू मैं की जो परिस्थिति होती है ना, उसे कहते हैं हम लोग पुट टू। तो व्हेन यू कन्फ्रंट पीपल, जब किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं विद अ डिफिकल्ट और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, ऐसे किसी बातों से या ऐसा सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि सामने वाला भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इल्ज़ाम लगा देते हैं या कोई प्रोपोजिशन देते हैं, यू पुट इट टू देम। इसका मतलब है कि आप उन चीज़ों को सामने वाले को पुट टू कर रहे हैं, उसके ऊपर दे रहे हैं। He didn't want to tell me the truth, वो मुझे सच
नहीं बताना चाहता था, बट आई रियली पुट इट टू हिम, लेकिन मैंने उसे बताया, उसको एहसास दिलाया, आई मेड हिम फील, एंड ही फाइनली टोल्ड मी द होल स्टोरी, और अंत में उसने मुझे सारी कहानी बता दी। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक्यूज को पकड़ के लाती है और शुरू में कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो पुलिस वाला जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो उसके ऊपर ऐसा प्रेशर डालता है, ऐसी ऐसी बातें कहता है, खासकर सीबीआई वाले, आईबी वाले। आपने देखा होगा द पुलिस ऑफ या ऑपरेशन ऑफ नाम की फिल्म है, वहां पे सिर्फ बात करके इस तरह से थॉट को प्रोवोक किया जाता है, उसको इस तरह से उकसाया जाता है अलग अलग सिचुएशन में कि पूरी कहानी वो बक देता है, पूरी सच्चाई वो जाहिर कर देता है सबके सामने। इसे कहते हैं पुट टू करना। When Professor Klein put this theory to me like that, I realized what he was talking about. जब प्रोफेसर नाइल ने अपनी थ्योरी को इस तरह से मेरे सामने रखा कि मुझे सब कुछ एहसास हो गया कि आखिर ये चीज़ है क्या। अगला पुट टू, यहाँ सिचुएशन में आप देखिए, एक फैमिली है, इनका जो है टायर पंचर हो गया, और कोई जो है जो अपनी गाड़ी से उतर के इन्हें हेल्प कर रहा है और ये टायर को जो है फ्लैट टायर को हटाने में, ठीक करने में मदद कर रहा है। तो when you put people to trouble or put them to an expense, you cause them to do extra work or to spend money. यानी जब आप put people to trouble यानी किसी को मुसीबत में डाल देना या ऐसी परिस्थिति में डाल देना कि आप उससे खर्चा करवा देते हैं। अब यहाँ तो हाल ऐसा है कि सेकेंड हैंड स्कूटर भी खरीदिए तो आपके दोस्त पार्टी ले लेते हैं, फालतू का पैसा खर्चा करवा देते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं पुट टू। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी विथ माई फ्लैट टायर। क्या कह रही है कि आपने जो मुझे फ्लैट टायर में आपने जो मुझे हेल्प किया है मेरे टायर को ठीक करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, टू पुट यू टू, कि मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। हम लोग कहते हैं ना, जब कोई हमारी हेल्प करते हैं, हमारे मुश्किल हालात में कोई हमको मदद करता है, तो अंत में हम उससे क्या कहते हैं कि मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हुई, हमने आपको बहुत तकलीफ में डाल दिया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपको तकलीफ में डाल दिया, आपको प्रॉब्लम में डाल दिया बिना मतलब के, इसे ही कहते हैं पुट टू, इसे ही कहते हैं पुट टू। क्लियर हो गया होगा कि पुट टू का मतलब क्या है। और एक पुट टू है, यहां देखिए, दीवार से कान लगा के ये बंदा जो है किसी की बात को सुन रहा है कि नहीं। क्या मतलब है? When you put part of your body or something in your hand to something, you touch or press it to something. The neighbors were arguing again. पड़ोसी आपस में बहस कर रहे हैं। So we put our ears to the wall to try to hear what they were saying. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अपने कान दीवार पे लगा दिया, ये सुनने के लिए आखिर इनमें बातें क्या हो रही हैं, झगड़ा क्या हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है, आसपास में झगड़ा हो रहा है तो लोग कान ला के सुनने लगते हैं, बाहर भीड़ लग जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे, टाइम पास करते हैं, ठीक है। So when he put a gun to my head, I realized he wasn't joking. जब उसने बंदूक मेरी खोपड़ी पे लगाई तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बंदा मजाक नहीं कर रहा है, बड़ा सीरियस है। यानी बॉडी किसी चीज़ से टच करना, किसी को रियलाइज करने के लिए, ठीक है। आगे है रैप अप, ठीक है। अब रैपर आप जानते हैं किसी भी खाने को जैसे हम लोग पैक करते हैं ताकि वो खाना सुरक्षित रहे। अब यहाँ ऐसे गिफ्ट को आप रैप कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक बंदा जो है सामने ऑडियंस है और वो चीज़ों को मैंने अंत में कंक्लूड कर रहा है कि आखिर चीज़ें क्या है। तो रैप अप का मतलब होता है व्हेन यू एनक्लोज एन ऑब्जेक्ट इन सम काइंड ऑफ पेपर, यूजुअली गिफ्ट रैपिंग पेपर और पैकेजिंग पेपर, यू रैप इट। सीधी सी बात है, आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे में जा रहे हैं, सेलिब्रेशन जा रहे हैं, आपने गिफ्ट लिया है तो गिफ्ट को पैक करवाएंगे। तो गिफ्ट को पैक करना किसी कागज में या कलरफुल पेपर में, उसे रैप अप करना कहते हैं। क्या कहते हैं? रैप अप करना। आपने पिक्चर में देख लिया है। सो आई हैव टू रैप दिस गिफ्ट अप बिफोर आई गो टू पार्टी। पार्टी में जाने से पहले मुझे ये जो गिफ्ट है क्या करना होगा, रैप अप करना पड़ेगा, यानी अच्छे से इसको बंद करना होगा, पैकिंग करनी होगी, ठीक है। आगे क्या रैप अप क्या है? व्हेन यू कंक्लूड एन इवेंट दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम, यू रैप इट अप। कोई भी इवेंट, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा हो, पार्टी हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, या कोई स्पीच हो, जब वो स्पीच काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, अब वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि अब उसका कंक्लूजन वाला, निष्कर्ष वाला पार्ट आ गया है, यानी अब फिनिश हो जाएगा। तो जो आप जब उसे कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसे कहते हैं रैप अप। चलो भाई हो गया, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग जब वीडियो ख़त्म करते क्या कहते हैं? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो एक्चुअली मैं इस वीडियो को, इस क्लास को रैप अप कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। वी रैप्ड अप द मीटिंग अराउंड 4 and went home।
हमने 4 बजे मीटिंग खत्म कर दी, मतलब एंडेड, फिनिश्ड, कंप्लीटेड, और हम कहाँ चले गए? घर चले गए। तो ये होता है क्या? रैप अप। तो ये है रैप अप 2, एक होता है गिफ्ट को पैक करना, एक होता है किसी इवेंट को कंक्लूड करना, निष्कर्ष पे ले जाना, खत्म कर देना। तो अगले वीडियो होगी हम लोग की 9 नंबर वीडियो, जहां हमने जो पढ़ा उसके फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। और 7 नंबर वीडियो में हमने जो ये बिल्डअप, चेयर अप, फॉल फॉर, फिगर आउट, गिव इन, पास अवे, पुल थ्रू और शॉप जो पढ़ा था, इसको हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का आपको वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, जो कि है ये थी वीडियो नंबर 8, जहाँ पे हमने ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को बहुत ठीक से ध्यान से पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे बस ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हमने काम किया और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। हम ऐसा और भी काम करते रहेंगे, आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। Thank you. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.